नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक और खून नॉवल का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एक और खून नॉवल का दूसरा पार्ट। सेठ जी को मरे 3 सप्ताह हो गए हैं। अगले सप्ताह में अगर माला कंपनी के किसी कर्मचारी से ब्याह नहीं करती तो वो जायदाद के अपने हिस्से से बेदखल हो जाती और फिर उसका हिस्सा भी सरिता को मिल जाता। लेकिन फिर तुम इस तस्वीर में कैसे फिट होते? तुम माला के मंगेतर कैसे थे? क्या ये अच्छा नहीं होता कि तुम पहले जायसवाल इंडस्ट्रीज में नौकरी हासिल करते और फिर माला से शादी करते? जहाँ तक जायसवाल इंडस्ट्रीज की नौकरी का सवाल है, नौकरी तो मैं वहाँ की करता ही था। मैं जायसवाल इंडस्ट्रीज का शिपिंग इंचार्ज था। शांति स्वरूप मुझे सख्त नापसंद करता है और वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी माला से शादी हो। जिस दिन सेठ हुकमचंद जायसवाल की वसीयत पढ़ी गई और उसे मालूम हुआ कि माला के भावी पति का कर्मचारी होना ज़रूरी है, उसने मुझे उसी क्षण नौकरी से निकाल दिया और मेरे बारे में अपने पर्सनल विभाग को विशेष हिदायत दे दी कि जाने अनजाने किसी भी प्रकार मुझे किसी भी मिल के किसी भी खाते में कूली तक की नौकरी के लिए नहीं भर्ती किया जाए। सेठ जी अपनी वसीयत में अनजाने में ये सहूलियत कर गए हैं, यानी कि माला का भावी पति मिल का कर्मचारी होना चाहिए था, चाहे वो अफसर हो चाहे चपरासी, चाहे उसकी नौकरी 1 साल की हो चाहे 1 दिन की। शर्त सिर्फ यह है कि शादी के समय वो कंपनी के पेरोल पर होना चाहिए। फिर मैंने ही माला को ये सुझाया कि वो किसी भी आदमी से चुपचाप शादी कर ले, उसे अपनी सिफारिश से जायसवाल इंडस्ट्रीज में कोई भी नौकरी दिला दे और फिर कुछ समय बाद उसे तलाक दे दे। इससे वसीयत की शर्त पूरी हो जाती, दौलत उसके हाथ में आ जाती और वो फिर किसी से शादी करने के लिए आज़ाद होती। विज्ञापन का जवाब कैसा रहा? विज्ञापन ने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। सुबह 7 बजे से ही टेलीफोन कॉल शुरू हो गई थी। माला ने गिरीश को चुना था। 12 बजे गिरीश को जायसवाल इंडस्ट्रीज की कपड़ा मिल में नौकरी दिलवा दी गई थी। 5 बजे तक उसने यहाँ काम किया था। 6 बजे उसकी माला से शादी हो गई थी और एकाएक अविनाश की मुट्ठियाँ बिछ गई। आज नौकरों की छुट्टी थी और वो आदमी गिरीश यहाँ माला के साथ अकेला था। गिरीश के बारे में और क्या जानते हो? ज़्यादा कुछ नहीं, शरीफ आदमी था। माला को भी शरीफ और भला मानस लगा था। 25,000 रुपये के लालच में भला वो माला से टेम्पररी तौर पर शादी करने के लिए क्यों न तैयार हो जाता, खास तौर पर जबकि उसने खुद बताया था कि उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी और जब तक रुपए पैसे का कोई मुनासिब सिलसिला ना बन पाए वो अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर सकता था। उसकी प्रेमिका? जी हाँ, उसका कल्पना नाम की किसी लड़की से प्रेम संबंध था। लड़की भी उससे प्रेम करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रुपए पैसे की कमजोरी की वजह से शादी की नौबत नहीं आ रही थी। लड़की कॉरपोरेशन के दफ्तर में टाइपिस्ट थी और वो बेकार था। कहता था कि ऐसी हालत में शादी कर लेते तो जीवन नर्क बन जाता। माला से टेम्परेरी शादी वो रुपए के लालच में ही करने के लिए तैयार हुआ था। यहाँ से रुपए हासिल हो जाने के बाद उसकी माली हालत इतनी मजबूत हो जाती कि वो अपनी प्रेमिका से ब्याह कर लेता। गिरीश ने कल्पना नाम की अपनी प्रेमिका को स्थिति बताई थी। क्या मतलब? भाई, विज्ञापन की नौकरी क्या है ये तो उसे यहाँ आकर ही पता लगा होगा। आखिर उसे माला से शादी करनी थी। क्या ये बात उसने अपनी प्रेमिका को नहीं बताई होगी? बताई होगी। वो आधे घंटे के लिए यहाँ से गया तो था, वापस आकर ही उसने हामी भरी थी। मेरा ख्याल है तब वो कल्पना को ही सारी स्थिति की सूचना देने गया होगा। लेकिन मान लो अगर वो माला से शादी कर चुकने के बाद उसे तलाक देने से इनकार कर देता तो? माला ने उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था। कैसा एग्रीमेंट? कि जायदाद का फैसला हो जाने के बाद जब उसे कहा जाएगा वो माला को तलाक दे देगा। कानून की निगाहों में ऐसा एग्रीमेंट 2 कौड़ी का होता है। सुनील धीरे से बोला। क्या मतलब? अविनाश तेज स्वर में बोला। हमारे समाज में शादी 2 आत्माओं का मिलन है और एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। ऐसे किसी एग्रीमेंट के दम पर किसी पति को अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आखिर गिरीश 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद की मालकिन का पति था। अविनाश हक्का बक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा। और अगर गिरीश और माला की शादी माला के मरने से पहले सचमुच हो गई थी तो अब वो मामूली आदमी 1.5 करोड़ रुपए की जायदाद का कानूनी वारिस है। अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो यूं कुर्सी में धसक गया जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। कई क्षण कोई कुछ नहीं बोला। गिरीश को जायसवाल इंडस्ट्रीज की कपड़ा मिल में नौकरी किसने दिलवाई थी? सुनील ने पूछा। प्रभुदयाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया।
शायद यही सवाल वो खुद अविनाश से पूछना चाहता था। मैंने, अविनाश बोला। मैं उसे यहाँ से सीधा कपड़ा मिल ले गया था। वहाँ का असिस्टेंट पर्सनल मैनेजर मित्तल मेरा दोस्त है। उसने तुरंत गिरीश को नौकरी दे दी थी और बाकी का सारा दिन उसने वहाँ काम भी किया था। क्या नौकरी मिली थी उसे? क्लर्क की। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक अविनाश उत्तेजित स्वर में बोला, ज़रूर इसी आदमी ने माला का खून किया है। वो यहाँ माला के साथ अकेला था, वो कुछ भी कर सकता था। शादी तुम्हारे सामने हुई थी? प्रभुदयाल ने पूछा। जी हाँ, अविनाश बोला। कहाँ? आर्य समाज मंदिर में। कोर्ट में क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ता है और नोटिस के 1 महीने बाद शादी होती है। उतना समय नहीं था। शादी के बाद वे लोग यहाँ वापस आए थे? हाँ। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं भी यहीं उनके साथ आया था। नौकर चाकर बुधवार की साप्ताहिक छुट्टी कर चुके थे। एक आखिरी नौकर जो पीछे रह गया था वो भी हमारे यहाँ पहुँचने के बाद चला गया था। मैं यहाँ गिरीश और माला को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन माला कहती थी कि मेरी यहाँ उनके साथ ठहरने की ज़रूरत नहीं थी। रात को मैं मजबूरन यहाँ से चला तो गया था, लेकिन बाद में जब मेरा मन नहीं माना था तो मैंने सरिता को फ़ोन किया था कि आज की रात वो माला के साथ उसकी कोठी पर रह जाए। उसने वजह नहीं पूछी? पूछी थी, लेकिन मैंने टाल दिया था। मेरा ख्याल था कि जब सरिता यहाँ पहुँचेगी तो माला उसे खुद ही सब कुछ बता देगी। सरिता को यहाँ आने के लिए कह देने के बाद भी मेरे मन में कुलबुलाहट मची रही। माला के अनिष्ट की आशंका में मुझे नींद नहीं आ रही थी। आखिर गिरीश एक अजनबी तो था। आखिर जब मैं और सस्पेंस ना बर्दाश्त कर सका तो सीधा यहाँ चला आया। यहाँ मैंने कोठी के आगे पुलिस की जीप खड़ी देखी। दरवाजे पर पुलिस का सिपाही खड़ा देखा तो मेरा कलेजा कांप गया। भीतर आया तो मालूम हुआ कि शाम को तुम यहाँ से किस वक्त गए थे? 7 बजे। तुम्हारे यहाँ से जाने से लेकर अब वापस लौट कर आने के बीच में यहाँ क्या हुआ, इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम हो सकता है इंस्पेक्टर? अविनाश हाथ फैलाकर बोला। वो तो अब गिरीश ही बता सकता है। हम जल्दी ही उसे तलाश कर लेंगे। आखिर ये 1.5 करोड़ रुपए की विरासत का मामला है, वो छुपा नहीं रह सकता। वो नौजवान इतना अहमक नहीं होगा जो इतनी मामूली बात न जानता हो कि कोई अपनी पत्नी का खून करके विरासत में पत्नी की जायदाद हासिल नहीं कर सकता। सुनील बोला। क्या मतलब? प्रभुदयाल तेरू स्वर में बोला। मतलब ये कि बिना किसी आधार के ये बात मानकर चलना कि गिरीश कातिल है सरासर मूर्खता होगी। गिरीश के सिवाय और कौन कातिल हो सकता है? सरिता। अगर माला रास्ते से हट जाए तो उसे पूरे 3 करोड़ की जायदाद मिल सकती है, लेकिन माला गिरीश से शादी करके मरी है। ठीक है, लेकिन आप लोग गिरीश को हत्यारा सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। अगर वो हत्यारा सिद्ध हो गया तो वो तो फांसी पर लटक जाएगा। जायदाद फिर भी सरिता को ही मिलेगी। लेकिन सरिता तो पहले से ही रईस है। वो भला दौलत की खातिर अपनी बहन का कत्ल क्यों करेगी? कुछ लोग दौलत के मामले में बहुत लालची होते हैं। अगर उन्हें कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी उनकी दौलत की हवस खत्म नहीं होती। लेकिन सरिता तो हत्या के बाद यहाँ आई थी और जब अविनाश ने उसे उसकी कोठी पर फ़ोन किया था तब वो वहाँ मौजूद थी। अभी हत्या का समय निर्धारित नहीं हुआ है। संभव है सरिता माला की हत्या करके अपनी कोठी पर पहुंची हो और बाद में अविनाश का फ़ोन आया हो और वो उल्टे पांव यहाँ से लौट गई हो। उसी क्षण भड़ाक से बेडरूम का दरवाज़ा खुला और शांति स्वरूप बाहर निकला। वो बेहद क्रोधित दिखाई दे रहा था। अभी मैंने किसी को अपनी बीवी पर माला की हत्या का इल्ज़ाम लगाते हुए सुना था। वो गुर्राया। कौन था वो? अविनाश और प्रभुदयाल की निगाहें अपने आप सुनील की ओर उठ गई। मैंने वो संभावना जाहिर की थी, सुनील लापरवाही से बोला। शांति स्वरूप ने सुनील को यूं घूरा जैसे एकाएक उसके सिर पर सींग उगाए हो। इंस्पेक्टर, वो अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। फरमाइए, प्रभुदयाल बोला। ये आदमी तुम्हारे साथ है? नहीं। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? आपकी साली ने इसे बुलाया था। क्यों? सुनील ब्लास्ट का रिपोर्टर है। इसका कहना है माला जी ने इसे इंटरव्यू का टाइम दिया था। आधी रात का? जी हाँ। शांति स्वरूप सुनील की ओर घूमा और बोला, तुम मेरी बीवी पर सरासर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा चला सकता हूँ। मैंने केवल एक संभावना व्यक्त की थी। सुनील सावधानी से बोला। ये मेरी साली का घर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से उठवाकर बाहर फिकवा सकता हूँ। तो फिकवाइए ना साहब, रोका किसने है? शांति स्वरूप कुछ क्षण सुनील को घूरता रहा और फिर एकदम प्रभुदयाल की ओर घूमा। मेरी बीवी को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। लेकिन उनका बयान? प्रभुदयाल बोला। अभी नहीं हो सकता। चाहो तो इस बारे में पुलिस कमिश्नर से बात कर लो। क्या ज़रूरत है साहब? प्रभुदयाल असहाय भाव से बोला। ऐसे मामले में कमिश्नर साहब क्या कहेंगे मालूम है? गुड, शांति स्वरूप बोला। वो वापस बेडरूम में घुस गया। 1 मिनट बाद वो अपनी बीवी को सहारा दिए हुए फिर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। प्रभु, शांति स्वरूप के जाते ही सुनील बोला, मैं अपनी पहली थ्योरी में थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। क्या? प्रभुदयाल अनमने स्वर में बोला। इस आदमी के हत्यारा होने की ज़्यादा संभावना है। यह आदमी मुझे ऐसा लगता है जो अपनी साली का 1.5 करोड़ रुपए का हिस्सा हड़पने के लिए उसका खून कर दे या करवा दे।
दौलत इसकी बीवी को मिली या इसको मिली, बात एक ही है। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें अपनी साली की कोठी से बाहर फिकवा देने की धमकी दी थी। उसकी धमकी की क्या कीमत है? ऐसी धमकियां तो मुझे पैसे वाले लोग देते ही रहते हैं। मिस्टर अविनाश, प्रभुदयाल अविनाश की ओर मुड़ा। आपकी राय में क्या शांति स्वरूप अपनी साली का कत्ल कर सकता है? अविनाश कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, मुझे ये आदमी सख्त नापसंद है। अगर माला की हत्या के मामले में ये फांसी पर लटक जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा मन गवाही नहीं देता कि इस आदमी ने अपनी साली की हत्या की होगी। गिरीश के मिल जाने के बाद माला की हत्या के इस रहस्य से काफ़ी पर्दे उठ जाएंगे। कोई कुछ नहीं बोला। अब आप, प्रभुदयाल सुनील से संबोधित हुआ, यहाँ से खुद तशरीफ ले जाएंगे या मैं आपको कहीं बाहर छोड़ कर आऊँ? नहीं नहीं, सुनील सहज स्वर में बोला, तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं खुद चला जाऊँगा। आप भी चाहे तो तशरीफ ले जा सकते हैं, प्रभुदयाल अविनाश से बोला। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अविनाश बोला। सुनील और अविनाश लगभग साथ साथ ही कोठी से बाहर निकले। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है मिस्टर अविनाश, सुनील बोला। मैंने इंस्पेक्टर को कहते सुना था कि आप ब्लास्ट के रिपोर्टर हैं, अविनाश बोला। ब्लास्ट के दफ्तर में ही कभी देखा होगा मुझे। मुमकिन है, वहाँ आप आते रहते हैं क्या? अक्सर। न्यूज़ एडिटर राय मेरा पुराना दोस्त है, कभी उधर से गुजरूं तो उसे मिलने चला जाया करता हूँ। अब कभी तशरीफ़ लाएं तो मुझे भी दर्शन दीजिएगा। ज़रूर, मुझे आपकी मंगेतर की मौत का अफसोस है, उत्तर में अविनाश ने एक सरदाहा भरी। ओके देन, गुड नाइट, सुनील बोला। गुड मॉर्निंग, 1:30 बज रहा है साहब, अविनाश बोला। ओ यस, गुड मॉर्निंग, सुनील बोला। वो अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत सोने की तैयारियां कर रहा था। सुनील धम से एक कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। फ्लैट का किराया नहीं दिया क्या? रमाकांत ने सहज स्वर में पूछा। क्या मतलब? रात के 2 बजे यहाँ अटक के शायद अपने फ्लैट में घुसते ऐसी तैसी हो रही हो कि कहीं मकान मालिक गर्दन ना पकड़ ले। किसकी माँ ने सवा सेर सोंठ खाई है जो मेरी गर्दन पकड़ेगा? सुनील अकड़ कर बोला। तो फिर चौकठा यहाँ कैसे नमूदार हो रहा है? तुम्हारे जैसे मनोज आदमी का मुंह देखकर माला जायसवाल का इंटरव्यू लेने गया था, इसलिए सब घपला हो गया। क्या घपला हो गया? इंटरव्यू नहीं दिया उसने? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बद्दुआ काम कर गई। तुम्हें तो कहा था कि अगर मैं तुमसे झूठ बोलूँगा तो मेरी नई सहेली मर जाएगी। यानी कि माला जायसवाल खुदा को प्यारी हो गई है। जब मैं उसकी कोठी पर पहुंचा था तो आत्मा शरीर से किनारा कर चुकी थी। किस्सा क्या है? रमाकांत सजग स्वर से बोला। सुनील ने उसे आद्योपांत सारी कहानी सुना डाली। एक बात मुझे भारी उलझन में डाले हुए है, सुनील बोला। क्या? रमाकांत ने पूछा। पुलिस के आने से पहले मैंने बेडरूम में एक अखबार पढ़ा देखा था। मैंने उस अखबार का जिक्र बाद में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से किया था, लेकिन जब प्रभुदयाल बेडरूम में अखबार लेने गया था तो वहाँ अखबार के भीतरी 4 पृष्ठ ही मौजूद थे। बाहर के 4 पृष्ठ, जिनमें से दूसरे पृष्ठ पर वर्गीकृत विज्ञापन छपे थे, वहाँ नहीं थे। शायद तुमने पूरा अखबार देखा ही नहीं था, भीतरी 4 पृष्ठ ही देखे थे। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पूरा अखबार देखा था। तो बाहरी पेज उड़कर कहीं सोफे के नीचे घुस गए होंगे या किसी अन्य कमरे में उड़ गए होंगे। हो सकता है, सुनील ने स्वीकार किया। प्रभुदयाल ने बाकी पेज तलाश करने की कोशिश नहीं की थी, उसने नया अखबार मंगवा लिया था। यह महत्वहीन बात है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखबार वहाँ पहले से था, बाद में नहीं था या शुरू से ही नहीं था। अखबार का हत्या से क्या संबंध हो सकता है? सुनील चुप रहा। अब इजाज़त हो तो मैं सो जाऊं? रमाकांत जमाई लेता हुआ बोला। नहीं, सुनील दृढ़ स्वर से बोला। अभी नहीं। क्या मतलब? तुम्हारे लिए एक काम है, ऐसी की तैसी काम की। यह सोने का वक्त है, काम करने का नहीं। काम है तो सवेरे बात करना। और रमाकांत बिस्तर में घुसने की तैयारी करने लगा। सुनील ने सिगरेट फेंक दिया और लपक कर कुर्सी से उठा। उसने रमाकांत को गर्दन से पकड़कर बिस्तर से अलग कर दिया और उसे कुर्सी पर धकेल दिया। मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ, रमाकांत दहाड़ कर बोला। बाय गॉड, तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर पार्सल से तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। कोशिश करके देखो तो, सुनील चैलेंज भरे स्वर से बोला और एक पेशेवर बॉक्सर की मुद्रा में रमाकांत के सामने जमकर खड़ा हो गया। रमाकांत ने कुर्सी पर पहलू बदला और अपेक्षाकृत धीमे स्वर से बोला। यार हो इसलिए लिहाज कर देता हूँ, वरना तुम तो हो ही क्या चीज़, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बक चुके? बाय गॉड, मैं ये शहर छोड़ दूंगा। शहर तो क्या, तुम अगर ये दुनिया भी छोड़ जाओ तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सच? रमाकांत हर्षित स्वर से बोला। ओके, इट्स अ डील। तुम दूसरी दुनिया में पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी नींद लेकर आता हूँ। फिलहाल नींद को भूल जाओ। क्या काम है? अंत में रमाकांत हथियार डालता हुआ बोला। गिरीश का पता लगाना है, सुनील बोला। कैसे? मैंने तुम्हें कल्पना नाम की एक लड़की के बारे में बताया था, जो कि कॉरपोरेशन के दफ्तर में टाइपिस्ट है।
वो गिरीश की प्रेमिका है। उसके माध्यम से तुम्हें गिरीश का पता लग सकता है। संभव है गिरीश कल्पना के घर में ही छुपा हो, लेकिन मेरे बाप, कल्पना से संपर्क स्थापित करने के लिए भी तो कॉरपोरेशन का दफ्तर खुलने की इंतजार करनी पड़ेगी। कल 10 बजे से पहले कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, सुनील दृढ़ स्वर में बोला। कल 10 बजे तो कल्पना के कॉरपोरेशन के दफ्तर में पहुंचने से पहले पुलिस वहां पहुंची होगी। तुमने ये काम पुलिस से पहले करना है। कैसे? अकल से काम लो। अपने आदमियों को कॉरपोरेशन के दफ्तर भेजो। वहाँ रात को कोई चौकीदार ज़रूर ड्यूटी देता होगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि चौकीदार को कल्पना के घर का पता मालूम ही हो? कतई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसे अगर कल्पना के घर का नहीं तो कॉरपोरेशन के किसी अन्य कर्मचारी का, किसी क्लर्क का, किसी अन्य टाइपिस्ट का, किसी चपरासी का पता ज़रूर मालूम होगा। कोशिश करने पर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर मिल जाएगा जो कल्पना के घर का पता जानता होगा। मैं इंतज़ाम करवाता हूँ, रमाकांत मरे स्वर से बोला। थैंक यू, सुनील बोला। रमाकांत ने बुरा सा मुंह बनाया। चैप्टर 2। सुबह 8 बजे सुनील के फ्लैट पर उसके टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया और बोला, हेलो, रमाकांत बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से रमाकांत का चिड़चिड़ा स्वर सुनाई दिया। काम हुआ? सुनील ने आशापूर्ण स्वर से पूछा। 70 तरह के पापड़ बेलने के बाद, आधे दर्जन लोगों को नींद से जगाने और 1000 तरह के झूठ बोलने के बाद जब कल्पना के घर का पता लगा तो वहाँ ना कल्पना थी और ना गिरीश। आसपास से पूछताछ की, कुछ पता नहीं लगा। संयोग से ही एक सूत्र हाथ में लग गया। क्या? किसी ने बताया कि कल्पना की कोई सहेली है जो लिटन रोड की 9 नंबर इमारत के एक फ्लैट में अकेली रहती है। वो आजकल बम्बई गई हुई है और फ्लैट की चाबी कल्पना को देकर गई हुई है। क्यों? क्योंकि सहेली ने एक मैना पाली हुई है जिसे वो बम्बई अपने साथ नहीं ले जा सकती। कल्पना को मैना के दाना पानी का इंतजाम करने जाना पड़ता है। जब भी वो सहेली बम्बई जाती है, मैना की वजह से उसके फ्लैट की चाबी कल्पना को दे जाती है। इत्तेफाक से ही किसी ने उस सहेली का जिक्र कर दिया और काम बन गया। यानी कि गिरीश लिटन रोड की 9 नंबर इमारत के फ्लैट में मौजूद है। मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उस फ्लैट में कल्पना के साथ एक आदमी है ज़रूर। मैंने पर्दों पर उसका साया पड़ता देखा है। हमने फ्लैट में घुसकर उसे देखने की कोशिश इसलिए नहीं की कि कहीं उसे शक हो गया तो वो वहाँ से भी भाग न जाए। फिर तो संभव है उस फ्लैट में गिरीश ना हो, कोई और आदमी ही हो। मुझे तो उस आदमी के गिरीश होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है, बशर्ते कि कल्पना नाम की उस लड़की के कहीं आशिक ना हो। फ्लैट का नंबर क्या है? उस इमारत के फ्लैटों पर नंबर नहीं लगे हुए। वो दूसरी मंजिल का सामने का फ्लैट है। ओके, थैंक यू। सुनील ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। 10 मिनट से कम समय में वो तैयार हुआ और फ्लैट से बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल पर वो लिटन रोड पहुंचा। 9 नंबर इमारत में दाखिल होने से पहले उसने उसके आसपास चक्कर लगाया। दूसरी मंजिल के सामने के फ्लैट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था जो सामने सीढ़ियों में पड़ता था। सुनील दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने सामने के फ्लैट की कॉल बेल पर उंगली रख दी। कौन है? भीतर से एक सशंक स्त्री का स्वर सुनाई दिया। पोस्टमैन, सुनील बोला। टेलीग्राम है। किसकी? आपकी। नाम बताओ। मिस कल्पना। कहाँ से आई है? बम्बई से। किसने भेजी है? मुझे नहीं मालूम। फिर सुनील झुंझलाए स्वर से बोला, मैडम दरवाज़ा खोलिए, मुझे और जगह भी जाना है। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर भीतर से आवाज़ आई, टेलीग्राम दरवाजे के नीचे से भीतर धकेल दो। टेलीग्राम तो धकेल दूंगा, लेकिन आपको डिलीवरी स्लिप पर दस्तखत भी तो करने पड़ेंगे। दरवाज़ा खुला। एक सुंदर युवती ने बाहर झांका। पोस्टमैन कहाँ है? वो बोली। आपका नाम कल्पना है? सुनील बोला। हाँ, लेकिन मैं ही पोस्टमैन हूँ, मुझे भीतर आने दीजिए। और सुनील जबरदस्ती दरवाज़ा धकेलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। ये क्या बदतमीजी है? कल्पना झल्ला कर बोली। उसके स्वर में भय का स्पष्ट पुट था। सुनील ने देखा वो एक काफ़ी बड़ा और खूबसूरत फ्लैट था। गिरीश कहाँ है? वो फ्लैट में चारों ओर निगाह फिराता हुआ बोला। गिरीश? कौन गिरीश? वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप जानती हैं मैं किस गिरीश की बात कर रहा हूँ। मैं किसी गिरीश को नहीं जानती। झूठ मत बोलिए। शायद आप नहीं जानती कि अपराधी को शरण देना भी अपराध है। वो अपराधी नहीं। मैंने कहा ना, यहाँ कोई गिरीश नहीं है। सुनील यूं हंसा जैसे उसने भारी मजाक की बात सुन ली हो। कौन हो तुम? तुम पुलिस के आदमी हो? नहीं, मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ। आपको मालूम ही होगा कि एक हत्या हो गई है और उसका संदेह गिरीश पर किया जा रहा है। हम गिरीश का बयान अपने अखबार में छापना चाहते हैं। मिस कल्पना, विश्वास कीजिए, मुझसे बात करके गिरीश को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। पता नहीं क्या बक रहे हो तुम फ़ौरन निकलो यहाँ से, मैं शोर मचाती हूँ। अच्छी बात है, सुनील निर्णयात्मक स्वर में बोला। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इस फ्लैट को बाहर से कुंडा लगा दूंगा और फिर पुलिस को फ़ोन द्वारा सूचित कर दूंगा कि गिरीश यहाँ छुपा हुआ है।
पलक झपकते ही पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी और वो गिरफ्तार हो जाएगा। मुझे मालूम है इस फ्लैट से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुलिस के पहुँचने तक इस बात का मैं खुद ख्याल रखूँगा कि वो फ्लैट से बाहर ना निकल पाए। कल्पना का चेहरा फक पड़ गया। बंदा चला। उसी क्षण फ्लैट के भीतर का एक दरवाज़ा खुला। एक आदमी बाहर निकला और बोला, ठहरो। सुनील ने घूर कर देखा। वो वही आदमी था जो कल सुबह माला जायसवाल की कोठी पर सीधा उसकी छाती से आ टकराया था। तुम्हारा नाम गिरीश है? सुनील बोला। हाँ। वो आदमी तनिक कंपित स्वर से बोला। क्या चाहते हो? मुझे पहचाना? हाँ, मैंने कल तुम्हें माला जायसवाल की कोठी से निकलते देखा था। मेरा नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती है। मैं ब्लास्ट का विशेष प्रतिनिधि हूँ। क्या चाहते हो? इंटरव्यू। दरवाज़ा भीतर से बंद कर दो। सुनील ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। तीनों बैठ गए। माला जायसवाल से तुम्हारा क्या संबंध है? गिरीश ने पूछा। कुछ भी नहीं, सुनील बोला। मैंने कल से पहले कभी सूरत भी नहीं देखी थी उसकी। मैं तो अखबार के लिए उसका इंटरव्यू लेने गया था, लेकिन वो क्योंकि तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी इसलिए उसने मुझे टाल दिया और शायद मजाक में आधी रात को इंटरव्यू के लिए आने के लिए कह दिया। मैं आधी रात को वहाँ पहुँचा तो वो मरी पड़ी थी। मेरे में क्या दिलचस्पी है तुम्हारी? तुम्हारी पुलिस को तलाश है। मेरी? और नहीं तो क्या। तुमने शाम को माला जायसवाल से शादी की, उसके थोड़ी देर बाद ही उसका कत्ल हो गया। ऐसी हालत में क्या पुलिस को तुम्हारी तलाश नहीं होगी? तुम उनकी निगाह में सस्पेक्ट नंबर 1 हो। लेकिन मैंने माला का खून नहीं किया। पुलिस तो यही समझती है। मैं माला का खून क्यों करूँगा? क्योंकि माला 1.5 करोड़ रुपए की दौलत की स्वामिनी है और उसकी मौत के बाद उसके कानूनी वारिस तुम हो। पुलिस का ख्याल है कि तुमने दौलत के लालच में माला का खून कर दिया है। पुलिस का ख्याल गलत है। मैंने माला का खून नहीं किया है। बाय गॉड, मैंने माला का खून नहीं किया है। तो फिर तुम वहाँ से भागे क्यों? मैं डर गया था। माला के खून के समय तुम कोठी में ही थे? नहीं, अविनाश कुमार के चले जाने के बाद मैं और माला कोठी में अकेले रह गए थे। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी थी। वार्तालाप मैंने सुना था। दूसरी ओर से कोई गिरधारी लाल नाम का आदमी बोल रहा था। वार्तालाप से मैं इतना समझा था कि गिरधारी लाल सिग्मा एक्सपोर्ट्स नाम की किसी कंपनी का पार्टनर था। उस कंपनी की पहले सेठ हुकमचंद जायसवाल और अब माला जायसवाल पार्टनर थी। माला जायसवाल की बातों से लगता था कि वो सिग्मा एक्सपोर्ट्स के बारे में या गिरधारी लाल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सेठ हुकमचंद जायसवाल का इतनी कंपनियों में दखल था कि उन सब की पूरी जानकारी अभी माला को नहीं थी। गिरधारी लाल किसी महत्वपूर्ण मामले में बात करने के लिए कोठी पर उसी वक्त आना चाहता था। पहले माला ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो मान गई थी। फ़ोन रखने के बाद उसने मुझे कहा था कि मैं 2-2.5 घंटे के लिए कहीं चला जाऊं, क्योंकि फ़िलहाल वो हर किसी को मेरी जानकारी नहीं होने देना चाहती थी। और तुम कोठी से निकल गए। और क्या करता मैं? मुझे कोई सच्ची उसके पति का रुतबा थोड़ी हासिल हो गया था। आखिर था तो मैं उसका नौकर ही। तुम कोठी से कितने बजे निकले थे? 8 बजे। गए कहाँ? मैं कल्पना के घर चला आया था। यहाँ नहीं, कल्पना बोली, ये तो मेरी सहेली का फ्लैट है। मैं तो धर्मपुरे में रहती हूँ। गिरीश वहाँ आया था। आई सी। फिर लगभग आधी रात को मैं वापस माला की कोठी पर गया। वहाँ मैंने पुलिस की जीपें और ढेरों पुलिस के आदमी देखे। अड़ोस पड़ोस के आदमी सड़क पर इकट्ठे हो गए थे। उन्हीं की बात से मालूम हुआ कि माला का खून हो गया है। मैं घबरा गया और चुपचाप वहाँ से खिसक आया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जानबूझकर इस बखेड़े में फंसाया गया हूँ। वो टेम्पररी शादी वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उस अजीबोगरीब सिलसिले में सहयोग देने के बदले में मुझे 25,000 रुपया मिलने वाला था। मुझ जैसे आदमी के लिए 25,000 रुपये की रकम का लालच छोड़ पाना असंभव था। लेकिन कत्ल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि उस रकम के लालच में डालकर मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाने के लिए स्कीम बनाई गई थी। तुम्हें फिर भी भागना नहीं चाहिए था। भागने से तुमने अपने आप को ज़्यादा संदेहजनक स्थिति में डाल दिया है। गिरीश चुप रहा। अविनाश शाम को कहाँ था? शादी के बाद कोठी में तो हम तीनों ही साथ लौटे थे। मैं वापस लौट आना चाहता था, लेकिन माला चाहती थी कि मैं वहीं रहूं। अविनाश के व्यवहार से ऐसा लगता था कि वो मुझे और माला को वहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं भी कोठी में माला के साथ अकेला रहकर खुश नहीं था। अविनाश ने कुछ ऐसे शक के अंदाज से ये बात माला को कही कि मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए कि माला चिढ़ गई और जिद में उसने ये फतवा सुना दिया कि मैं वहीं रहूँगा और अविनाश अब वहाँ से चला जाए, क्योंकि उसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। अविनाश वहाँ से किस वक्त गया था? 7 बजे। और कुछ क्या? कोई ऐसी बात जो इस सारे सिलसिले से संबंधित हो, जिसे तुम जिक्र के काबिल समझते हो? कपड़ा मिल में एक छोटी सी घटना घटी थी। अविनाश मुझे अपने साथ वहाँ नौकरी दिलाने ले गया था। वहाँ का असिस्टेंट पर्सनल मैनेजर अविनाश का दोस्त था। उसने मुझे तुरंत नौकरी दे दी। उसी दौरान एक बुनते पर काम करने वाले मजदूर पर अविनाश की निगाह पड़ी थी।
और वो सख्त हैरान हुआ था। उसके कथानुसार उस मजदूर की शक्ल थोड़ी बहुत वक्त के साथ तब्दील के अलावा हुबहू माला जायसवाल के पहले पति मेजर कश्यप से मिलती थी। अविनाश कहता था कि अगर उसे पूरा विश्वास ना होता कि मेजर कश्यप मर चुका है तो वो ज़रूर उस मजदूर को मेजर कश्यप समझ लेता। असिस्टेंट पर्सनल मैनेजर मित्तल ने भी मजाक में कहा था कि अगर वो मेजर कश्यप होता तो क्या मिल में मजदूर की हैसियत से नौकरी कर रहा होता। अविनाश ने उस मजदूर से बात नहीं की थी। उसने मजदूर से पूछा था कि क्या उसका मेजर कश्यप से कोई रिश्ता था। मजदूर ने कहा था कि उसने किसी मेजर कश्यप का नाम तक नहीं सुना था। मित्तल ने बताया था कि वो मजदूर उसी रोज मिल में भर्ती किया गया था। और कुछ? गिरीश चुप रहा। देख दोस्त, सुनील एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुम बेगुनाह मालूम हो रहे हो। मैं अपने अखबार के माध्यम से तुम्हें बहुत सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति में एक बात बहुत ज़रूरी है। क्या? अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारा पुलिस की निगाहों में छुपे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस अभी भी तुम्हारी तलाश में है। अगर उन्होंने तुम्हें फरार करार दे दिया तो तुम भारी मुश्किल में पड़ जाओगे। संभव है कोई बेसब्र पुलिस वाला तुम्हें भाग निकलने से रोकने के लिए शूट ही कर दे। और ये निश्चय जानो गिरीश कि तुम पकड़े ज़रूर जाओगे। जैसे मैंने तुम्हारा पता लगा लिया वैसे ही पुलिस भी ज़रूर तुम्हारा पता लगा लेगी। इसलिए अच्छा यही है कि बजाय इसके कि पुलिस तुम तक पहुँचे, तुम खुद पुलिस तक पहुँच जाओ। ये तुम्हारी बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत होगा और इसका पुलिस वालों पर और जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गिरीश चुप रहा। क्या ख्याल है? सुनील बोला। ये ठीक कह रहे हैं, कल्पना बोली। गिरीश के चेहरे पर अनिश्चय के भाव थे। मैं पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन करूं? गिरीश कुछ नहीं बोला। सुनील अपने स्थान से उठा और कोने में रखे टेलीफोन की ओर बढ़ा। गिरीश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सुनील ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल को फ़ोन किया। प्रभुदयाल के लाइन पर आते ही वो बोला, मैं सुनील बोल रहा हूँ। गिरीश मिला? अभी नहीं, प्रभुदयाल ने उत्तर दिया, लेकिन जल्दी ही हम उसका पता लगा लेंगे। कॉरपोरेशन के दफ्तर में आदमी भेज दिए हैं। दफ्तर खुलते ही तलाश बंद कर दो। मैं गिरीश को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। क्या? हाँ, गिरीश ब्लास्ट के दफ्तर में आया है। उसने हमें सारी राम कहानी सुनाई है और हमने उसे स्वयं को पुलिस के सामने पेश कर देने की राय दी है। बड़ी शराफत दिखाई। मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। और सुनील ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। चलो, वो गिरीश की ओर घूमकर बोला। गिरीश अनमना सा उठ खड़ा हुआ। सुनील और वो द्वार की ओर आगे बढ़े। पुलिस हेडक्वार्टर पर क्या होगा? एकाएक गिरीश ने संदिग्ध स्वर में प्रश्न किया। होना क्या है? सुनील लापरवाही से बोला। वे लोग तुम्हारा बयान लेंगे, तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और अगर उन्हें तुम पर ज़्यादा ही संदेह हुआ तो क्या? तो तुम्हें शायद 1-2 दिन हवालात में रहना पड़े। हवालात? गिरीश के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं नहीं जाऊँगा, वो दृढ़ स्वर में बोला। पागल मत बनो, सुनील बोला और उसने गिरीश की बाँह थाम ली। एक झटके से गिरीश ने अपनी बाँह छुड़ा ली। बड़ी अप्रत्याशित ढंग से उसने सुनील को जोर का धक्का दिया। सुनील भरभराकर भीतर कमरे के फर्श पर जा गिरा। गिरीश! कल्पना आतंकित स्वर से चिल्लाई। गिरीश ने जैसे सुना ही नहीं। वो छलांग मारकर फ्लैट से बाहर निकल गया। उसने भड़ाक से फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सुनील टुकुर टुकुर बाहर से बंद दरवाजे को घूर रहा था और उसने प्रभुदयाल को फ़ोन कर दिया था कि वो गिरीश को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर आ रहा था। प्रभुदयाल ने जोर से मेज़ पर घूंसा मारा और दहाड़ कर बोला, तुमने निकल जाने दिया उसे। मैं क्या करता? सुनील दबे स्वर से बोला। उसने मुझ पर ऐसे अप्रत्याशित ढंग से हमला किया था कि मेरे संभलने से पहले ही वो वहाँ से रफो चक्कर हो गया था और जाती बार बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर गया था। 10 मिनट तो मुझे दरवाज़ा खुलवाने में ही लग गए थे, लेकिन तुमने ये नौबत ही आने क्यों दी? मैं कर क्या सकता था? मैं कोई पुलिसमैन तो हूँ नहीं जो उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल देता। और फिर वो खुद मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर आने के लिए राज़ी हुआ था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वो यूँ एकाएक भाग खड़ा होगा। लेकिन वो भागा क्यों? साइकोलॉजी। हवालात के नाम से उसका फ्यूज़ उड़ गया था। तुमने हवालात का जिक्र क्यों किया? सुनील चुप रहा। प्रभुदयाल क्वेश्चन कहर भरी निगाहों से सुनील को घूरता रहा और फिर कुर्सी में धसक गया। मैं अभी सारे का वारंट निकलवाता हूँ। वो बेगुनाह है। हाँ, क्यों नहीं? इसलिए तो वो पुलिस हेडक्वार्टर आने के नाम पर फरार हो गया। और साइकोलॉजी वाली बात अपने पास ही रखो। मैं ऐसे लोगों की साइकोलॉजी खूब समझता हूँ और मुझे किसी की ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बेगुनाह है। कोई नई बात हो गई है? हमने गिरीश के घर का पता लगा लिया है। वहाँ से हमने गिरीश की उंगलियों के निशान उठाए हैं और जिस पीतल के फूलदान से माला जायसवाल की हत्या हुई है उस पर गिरीश की उंगलियों के निशान हैं। रही सही कसर उसने पुलिस हेडक्वार्टर आने से बचने के लिए फरार होकर पूरी कर दी है। क्या आप भी कहते हो कि वो बेगुनाह है? फूलदान पर उसकी उंगलियों के निशान उसे हत्यारा साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। इससे सिर्फ यही सिद्ध होता है कि उसने फूलदान को छुआ था।
ये सिद्ध नहीं होता कि उसने फूलदान उठाकर माला के सिर पर भी मारा था। उसकी उंगलियों के निशान साफ बताते हैं कि उसके बाद फूलदान को किसी ने नहीं छुआ। इससे जाहिर होता है कि हत्या उसने की है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो हत्या के बाद वहां आया था और उसके बाद उसने फूलदान छुआ था, तो इसका मतलब है कि उसे माला की हत्या की जानकारी हो चुकी थी। फिर एक ईमानदार नागरिक की तरह उसने हत्या की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? वो चुपचाप वहां से खिसक क्यों गया? सुनील चुप रहा। अब फुटो यहाँ से, प्रभुदयाल बोला। सुनील उठ खड़ा हुआ। और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, प्रभुदयाल दांत भींचकर बोला। अगर अब तुमने दोबारा इस केस में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो गत बनाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं ध्यान रखूंगा, सुनील बोला और प्रभुदयाल के कमरे से बाहर निकल आया। टेलीफोन डायरेक्टर के अनुसार सिग्मा एक्सपोर्ट्स का पार्टनर गिरधारी लाल मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित हसन मंजिल नाम की इमारत में रहता था। उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर सिग्मा एक्सपोर्ट्स का दफ्तर था और 5वीं मंजिल पर गिरधारी लाल का फ्लैट था। दफ्तर अभी खुला नहीं था। सुनील 5वीं मंजिल पर पहुंचा। उसने गिरधारी लाल के फ्लैट की कॉल बेल के पुश पर उंगली रख दी। दरवाजा खुला। एक सूट बूटधारी नौजवान चौखट पर प्रकट हुआ। मिस्टर गिरधारी लाल? सुनील ने शिष्ट स्वर में पूछा। नहीं, नौजवान बोला। मेरा नाम कुमार है, मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। फरमाइए। मुझे मिस्टर गिरधारी लाल से मिलना है। किस सिलसिले में? ये मैं उन्हीं को बताऊंगा। सॉरी, फिर तो मुलाकात नहीं हो सकेगी। साहब इस वक्त बिजी है। मैं इंतज़ार कर लूँगा। आप काम मुझे बताइए, शायद मुझसे ही आपका मतलब हल हो जाए। नहीं होगा। फिर तो मेरा नाम सुनील है, मैं ब्लास्ट का प्रतिनिधि हूँ। ये मेरा कार्ड उन तक पहुँचा दो और उन्हें कह दो कि मैं माला जायसवाल के बारे में उनसे बात करने आया हूँ। मेरे से ना मिलना उनकी तंदुरुस्ती के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुमार का चेहरा कठोर हो गया। एक क्षण के लिए सुनील को यूं लगा जैसे वो उसे वहां से खिसक जाने के लिए कहने वाला हो, लेकिन फिर उसने हाथ बढ़ाकर सुनील का कार्ड ले लिया। वो सुनील को वहीं खड़ा छोड़कर भीतर फ्लैट में कहीं गुम हो गया। 3 मिनट बाद जब वो वापस लौटा तो उसका चेहरा विनम्रता की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। तशरीफ लाइए, वो बोला। थैंक यू, सुनील बोला। कुमार उसे एक ऑफिस नुमा कमरे में छोड़ गया। कमरे में एक विशाल मेज के पीछे पड़ी घूमने वाली कुर्सी पर एक मोटा ताजा आदमी बैठा था। उसने एक निगाह सिर से पांव तक सुनील पर डाली और फिर बोला, आप हैं मिस्टर सुनील? जी हाँ, सुनील बोला। आप? गिरधारी लाल, वो व्यस्त स्वर से बोला। फरमाइए। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे मिस्टर गिरधारी लाल? सुनील शांत स्वर से बोला। गिरधारी लाल ने कुर्सी में पहलू बदला। कुर्सी उसके वजन से चरमराई। उसके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण प्रकट हुए और गायब हो गए। सॉरी, वो कठिन स्वर से बोला। तशरीफ रखिए। सुनील एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। फरमाइए, वो बोला, और जल्दी कीजिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। जो मैं आपसे कहने आया हूँ, सुनील सावधानी से शब्द का चयन करता हुआ बोला। मुझे विश्वास है उसे सुन चुकने के बाद आपके पास काफ़ी वक्त निकल आएगा। मैं सुन रहा हूँ। आपके पार्टनर की हत्या हो गई है। आप माला जायसवाल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मुझे मालूम है, मैंने आज का अखबार पढ़ा है। आप मुझे यही बताने आए हैं? नहीं, वास्तव में मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल रात आप माला जायसवाल की हत्या के समय के आसपास माला जायसवाल की कोठी पर गए थे और यह तथ्य अभी ना अखबार में छपा है और ना पुलिस की जानकारी में आया है। गिरधारी लाल कसमसाया। कुर्सी पहले से ज़्यादा जोर से चरमराई। तो दोस्तों, ये था एक खून और नॉवल का दूसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।